हेलो एवरीवन, दृष्टि के ऑनलाइन टीचिंग एग्जाम यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं गीतांजलि। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम ज्योग्राफी की एक खास सीरीज पर चर्चा कर रहे हैं जिसका नाम है ज्योग्राफी कंसेप्ट टॉक, जिसके अंतर्गत हम नेट जेआरएफ के भूगोल विषय के पाठ्यक्रम पर आधारित कुछ खास विषयों पर, कुछ खास टॉपिक पर यहाँ चर्चा करते हैं। आज का टॉपिक क्या है, यानी आज के सेशन में हम किस खास टॉपिक के बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है पारिस्थितिकी पिरामिड, यानी इकोलॉजिकल पिरामिड्स। तो इकोलॉजिकल पिरामिड क्या है, सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये है, और उससे भी महत्वपूर्ण बात कि हम किस इकोलॉजिकल पिरामिड की बात यहाँ करेंगे। तो ध्यान रखिए, हम सभी जानते हैं कि हमारे पूरी पृथ्वी में, या चूंकि महत्वपूर्ण बात क्या है, हम एक खास पारितंत्र की बात कर रहे हैं। और एक पारिस्थितिकी तंत्र की यदि हम बात करें तो इसमें बहुत सारे प्रकार के पारिस्थितिकी तंत्र या पारितंत्र पाए जाते हैं। ठीक है, यानी हम हमारे पर्यावरण की बात करें तो हमारे आसपास बहुत सारे पारितंत्र पाए जाते हैं, क्योंकि तालाब का अपना पारितंत्र है, घास का अपना पारितंत्र है, वन का अपना पारितंत्र है, जल का अपना पारितंत्र है। वहां पर पाए जाने वाले जीव जंतु एक निश्चित क्रम में आहार के आधार पर, अपनी खाद्य श्रृंखला के आधार पर, अपनी खाद्य जाल के आधार पर, अलग अलग पोषण स्तर के आधार पर डिवाइडेड है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण बात है पोषण स्तर। क्योंकि यहाँ पर जितने भी पारितंत्रों के बारे में हमने चर्चा की, इसमें सभी जीव एक निश्चित पोषण स्तर पर आते हैं, और इसी निश्चित पोषण स्तर के आधार पर ही उनका आहार या उनका पोषण लेवल तय किया गया है, या आप कह सकते हैं कि उनके लिए एक स्तर तय किया गया है कि यदि यह इस प्रकार के जीव जंतु का सेवन करते हैं तो यह किस उपभोक्ता की श्रेणी में आएंगे। या हम बात करें पेड़ पौधों की, घास की, तो यह किसके अंतर्गत आएंगे कि यह उत्पादक की श्रेणी में आएंगे। और इस तरीके से पोषण स्तर का पूरा एक पिरामिड तैयार कर लिया गया है। लेकिन चूंकि हम बात कर रहे हैं किसके बारे में, पारिस्थितिकी पिरामिड के बारे में, तो यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आखिर ये पारिस्थितिकी पिरामिड है क्या। तो जिनके बारे में, जिन जीव जंतुओं के बारे में, इनके आहार के बारे में अभी हमने चर्चा की, इन्हीं आहार के क्रम पर इन्हें हम पिरामिड के आधार पर बांट देते हैं। जैसे पारिस्थितिकी पिरामिड को समझने से पहले यह जानना जरूरी है कि आखिर ये पोषण स्तर क्या है। तो पोषण स्तर के बारे में हमने हमारी पिछली जो क्लासेस रही हैं, जब हमने खाद्य जाल के बारे में चर्चा की थी और खाद्य श्रृंखला के बारे में चर्चा किया था, तब हमने उसमें डिटेल से पोषण स्तर के बारे में बताया है। आज आप शॉर्ट फॉर्म में समझ सकते हैं। जो पहला या आधार होता है पिरामिड का, वह प्राथमिक पोषण स्तर कहलाता है। अभी हम किसके बारे में कर रहे हैं चर्चा, पोषण स्तर के बारे में। तो इससे यह क्या है, प्राथमिक उत्पादक। ध्यान रखिए, प्राथमिक उत्पादक, जैसे प्लवक, जैसे घास, तो ये सब क्या होते हैं, प्राथमिक पोषण स्तर या पहले पोषण स्तर को प्राथमिक उत्पादक कहते हैं। फिर दूसरा पोषण स्तर क्या है, दूसरा पोषण स्तर है प्राथमिक उपभोक्ता, और इसके बारे में हमने डिटेल से चर्चा की है, आपने इस वीडियो को देखा भी होगा। प्राथमिक उपभोक्ता, प्राथमिक उपभोक्ता यानी क्या। अब हमने यहाँ पर प्लवक की बात की, घास की बात की, आप ऊपर उठिए, प्राथमिक उपभोक्ता में शाकाहारी चीजें आ जाएंगी, जैसे जंतु प्लवक। तो अब आप यहाँ किसके बारे में बात करेंगे, जंतु प्लवक के बारे में। तो जंतु प्लवक, टिड्डे, ये सभी इसके अंतर्गत आ जाएंगे। फिर आप और ऊपर उठेंगे और फिर इसके बाद तीसरे पोषण स्तर पर पहुंचेंगे, जिसे हम द्वितीयक उपभोक्ता कहते हैं। ठीक है, और द्वितीयक उपभोक्ता में क्या आ जाएगा, द्वितीयक उपभोक्ता में आ जाएंगे आप इनका सेवन करने वाले लोग, यानी आप यहां रख सकते हैं क्या, मांसाहारी। तो मांसाहारी में क्या, अब जो इनका सेवन करते हैं, जंतु प्लवक यानी मछलियां। ठीक, ये हमने किसके बारे में बात की, हम बात कर रहे हैं यहाँ जल के बारे में भी और स्थल के बारे में भी। टिड्डी का सेवन कौन कर सकता है, ऊपर उठेंगे, और ऊपर उठने के बाद हम उन जीव जंतुओं को द्वितीयक उपभोक्ता में शामिल कर लेंगे, जैसे हम इसके अंतर्गत ला सकते हैं लोमड़ी को। ठीक है, और आप यहाँ पर खरगोश लिख लीजिएगा। खरगोश दरअसल क्या है, प्राथमिक उपभोक्ता है। ठीक है,
और खरगोश का सेवन ऊपर अगला जो ये द्वितीयक उपभोक्ता है वह करता है। फिर अंत में हम बात करेंगे तृतीयक उपभोक्ता की, और तृतीयक उपभोक्ता के अंतर्गत आएगा शेर, या आप इसे सर्वाहारी कह सकते हैं। तो सर्वाहारी, माफ कीजिएगा, सर्वाहारी में शेर और मानव दोनों आ जाएंगे। खास तौर पर जब हम सर्वाहारी की बात करते हैं तो मानव इसमें शामिल हो जाता है, और उच्च मांसाहारी में आप शेर को शामिल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हमने बात की पोषण स्तरों के बारे में, और इन्हीं पोषण स्तरों के आधार पर इसी पिरामिड को क्या किया गया है, पारिस्थितिकी पिरामिड कहा गया है। लेकिन कब पारिस्थितिकी पिरामिड कहा गया है, जब हम इन पिरामिडों के माध्यम से, इन आहार श्रृंखलाओं के माध्यम से, इन पोषण स्तर के माध्यम से क्या करते हैं, समस्त जीव जंतुओं के जैव भार के बारे में जानने की कोशिश करते हैं, ऊर्जा के बारे में जानने की कोशिश करते हैं, और इनकी संख्याओं के बारे में जब एक निश्चित पिरामिड बनाकर इसे समझने की कोशिश करते हैं, तो यही कहलाता है पारिस्थितिकी पिरामिड। ध्यान रखिएगा, इकोलॉजिकल पिरामिड। ठीक है, तो इसके बारे में हमने जान लिया। पारिस्थितिकी पिरामिड के बारे में अब ध्यान रखिएगा, पारिस्थितिकी पिरामिड यानी किसी भी पारितंत्र के, क्या कर रहे हैं हम, किसी भी, ध्यान रखिएगा, किसी भी हम पारिस्थितिकी तंत्र के क्या करते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता, जिनके बारे में अभी हमने चर्चा की, क्या थे वे, प्राथमिक उपभोक्ता यानी पहला पोषण लेवल, जिनमें हमने घास, प्लवक और किसी जो पेड़ पौधे वाला क्षेत्र है उसे हम प्राथमिक उपभोक्ता के अंतर्गत रखते हैं। तो किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र के प्राथमिक उपभोक्ता और विभिन्न माफ कीजिए, प्राथमिक उत्पादक और विभिन्न उपभोक्ताओं, ये जीव जंतुओं, इनके बीच में जब हम जैव भार का अध्ययन करते हैं पिरामिड के माध्यम से, जब इनकी संख्याओं का अध्ययन करते हैं पिरामिड के माध्यम से, और इनकी ऊर्जा का अध्ययन करते हैं पिरामिड के माध्यम से, तो इनका जो एक पूरा चित्रण करते हैं पिरामिड के माध्यम से, तो इसे ही क्या कहा जाता है, पारिस्थितिकी पिरामिड कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, पारिस्थितिकी पिरामिड क्या होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं, और ये 3 प्रकार कौन कौन से हैं। पहला प्रकार है संख्या पिरामिड, दूसरा है जैव भार पिरामिड, और तीसरा है ऊर्जा पिरामिड। ठीक है, यानी हम किन के बारे में बात करेंगे, हम संख्या पिरामिड को देखेंगे, हम जैव भार पिरामिड को देखेंगे, और हम ऊर्जा पिरामिड के बारे में चर्चा करेंगे, यानी पिरामिड ऑफ नंबर्स के बारे में देखेंगे। ठीक है, इसके बाद पिरामिड ऑफ बायोमास के बारे में देखेंगे। तो ध्यान रखिए, क्या है, नंबर्स, ये पिरामिड ऑफ बायोमास, ये पिरामिड ऑफ एनर्जी, इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं संख्या पिरामिड के बारे में, कि आखिर संख्या पिरामिड क्या है। तो अभी हमने जिन पोषण स्तरों के बारे में बात की, इन्हीं पोषण स्तरों में, विभिन्न पोषण स्तरों में पाए जाने वाले जीव जंतुओं, इन्हीं विभिन्न पोषण स्तर में पाए जाने वाले प्राथमिक उत्पादक, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता और तृतीयक उपभोक्ता, इन्हीं पिरामिड्स में, इनके विभिन्न खंडों में, इन विभिन्न पोषण स्तरों में पाए जाने वाले जीव जंतुओं को जब संख्या के आधार पर देखा जाता है, संख्या के आधार पर जब इन्हें एक पिरामिड के माध्यम से समझा जाता है, तो इसे संख्या पिरामिड कहते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, संख्या पिरामिड के बारे में खास बात क्या, किसमें प्राथमिक उत्पादकों और विभिन्न स्तर के जो उपभोक्ता हैं, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता, जो हमने अभी पोषण स्तर के लेवल पर पढ़ा, तो इन विभिन्न जो उपभोक्ताओं थे, इनकी संख्याओं के बीच में जो संबंध है, जब इन संख्याओं के बीच के संबंध को पढ़ा जाता है और पिरामिड के माध्यम से व्यक्त किया जाता है, तो इन्हें संख्या पिरामिड कहते हैं। संख्या पिरामिड 2 प्रकार के होते हैं,
सीधा संख्या पिरामिड और उल्टा संख्या पिरामिड। अब यहां पर सीधा संख्या पिरामिड यानी क्या? सीधा संख्या पिरामिड में जो आधार होता है वह क्या होता है? चौड़ा होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, आधार क्या होता है? चौड़ा होता है और शीर्ष नुकीला। शीर्ष क्या होता है? नुकीला होता है। तो हम ये क्या पढ़ रहे हैं? ये हम पढ़ रहे हैं सीधा संख्या पिरामिड। तो सीधा संख्या पिरामिड की खास बात कि आधार इसका चौड़ा होता है और शीर्ष नुकीला होता है। सीधे संख्या पिरामिड में हम इन विभिन्न स्तर पर प्राथमिक उपभोक्ता, प्राथमिक उत्पादक और विभिन्न उपभोक्ताओं के मध्य जो संख्या को लेकर संबंध होता है, जब उसे हम देखते हैं तो उसे संख्या पिरामिड के तौर पर जाना जाता है। संख्या पिरामिड में सीधे संख्या पिरामिड के बारे में हम देखा, आधार चौड़ा और शीर्ष नुकीला, यानी जो बेस है, जो आधार है, तो यहां पर जो प्राथमिक उपभोक्ता पाया जाएगा, हम खास तौर पर एक खास पारितंत्र की बात करेंगे। जैसे हम इसके अंतर्गत बात करेंगे घास पारितंत्र की, यानी सीधे संख्या पिरामिड का सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल है घास पारितंत्र। या यदि आप सीधे संख्या पिरामिड के एक और एग्जाम्पल की बात करें तो इसका सीधा एग्जाम्पल है तालाब पारितंत्र। यानी ये दोनों पारितंत्र किसका एग्जाम्पल है? सीधे संख्या पिरामिड के। तालाब पारितंत्र यानी क्यों? तो तालाब पारितंत्र को देखने के लिए, या आप घास पारितंत्र को ही समझें, तो घास पारितंत्र को देखने के लिए हम सबसे पहले बात करते हैं पिरामिड ऑफ नंबर्स की। पिरामिड ऑफ नंबर्स में जो सीधा संख्या पिरामिड है, यानी यह, तो सीधे संख्या पिरामिड में आप देख पा रहे होंगे कि आप देखिए, यदि हम तालाब की बात करेंगे, तालाब में सबसे पहले छोटे 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 छोटे, या आप घास पारितंत्र के लिए हम मान लीजिए, तो घास पारितंत्र में सबसे पहले घास पाई जाएंगी, यानी घास की संख्या क्या है? ज्यादा है, बहुत अधिक मात्रा में। आपने एक पूरा क्षेत्र ले लिया घास वाला, या आपने एक पूरा एरिया कवर कर लिया जहां पर क्या है? घास है। अब उस पूरे क्षेत्र में घास पर पाए जाने वाले जो कीड़े मकोड़े हैं, उनकी संख्या घास की तुलना में क्या है? कम होगी। ठीक है, तो सीधा संख्या पिरामिड में सबसे पहले सबसे बड़ी मात्रा होगी किसकी? प्राथमिक उत्पादक की, जैसे घास, और फिर घास में पाए जाने वाले जो कीड़े मकोड़े हैं उनकी संख्या इससे थोड़ी कम होगी, तो ये आकार थोड़ा कम हो जाएगा। फिर उस पर पाए जाने वाले और भी छोटे छोटे जो जीव जंतु हैं, मान लीजिए चूहे ले लीजिए, तो चूहे की संख्या और कम होगी। ठीक है, इसके बाद आप आगे बढ़ेंगे तो उसमें पाए जाने वाले स्नेक, या आप उसमें सांप ले लीजिए, उनकी संख्या चूहों की संख्या में यहाँ पर पाए जाने वाले इन जीव जंतुओं की तुलना में और कम होगी। फिर आप घास पारितंत्र में ही मोर को ले लीजिए, तो मोर की संख्या उससे भी ज्यादा कम होगी। तो आपने क्या देखा कि सीधे संख्या पिरामिड में यह संख्या लगातार क्या हो रही है? कम होती जा रही है ना। तो सीधे संख्या पिरामिड में आधार क्या होगा? चौड़ा होगा, वहां पर संख्या ज्यादा होगी, और जैसे ही आप शीर्ष की ओर, ऊपर की ओर बढ़ते जाएंगे, तो अंततः जब आप तृतीयक उपभोक्ता की तरफ पहुंचेंगे तो ये लगातार इनकी संख्या कम होती आपको दिखाई देगी। यही आप देख सकते हैं तालाब पारितंत्र में भी। आप देखिए, तालाब पारितंत्र में भी आप जैसे ही पढ़ेंगे तो तालाब में सबसे पहले जो प्लवक होंगे वो ज्यादा होंगे, फिर उसके बाद जो उसमें छोटी छोटी मछलियां होंगी उनकी संख्या ज्यादा होगी, फिर उसमें बड़ी मछलियों की संख्या थोड़ी कम हो जाएगी, फिर अंत में आप देखिए उसमें जो अन्य जीव जंतु होंगे जो बड़े होंगे वो होंगे, आप शार्क या व्हेल को ले लें तो वो और भी ज्यादा क्या हो जाएंगे? कम होंगे। तो आप समझिए कि जो हमारे पास नंबर पिरामिड है, या जब हम नंबर पिरामिड की बात करते हैं तो नंबर पिरामिड में आपने क्या देखा कि क्रमशः आधार से शीर्ष की ओर जाते हुए इनकी संख्या में क्या हो रही है? कमी देखने को मिल रही है। ये क्या था? सीधा संख्या पिरामिड। जब हम बात करते हैं उल्टा संख्या पिरामिड की, तो उल्टे संख्या पिरामिड को जानने के लिए आप एक और इमेज देखिए, यह है उल्टा संख्या पिरामिड। तो उल्टी संख्या पिरामिड में आप देखिए, सबसे पहले आधार क्या है इसका? नुकीला। ठीक है, और नुकीले आधार के साथ आप जैसे ही ऊपर बढ़ते जाएंगे तो शीर्ष क्या है इसका? चौड़ा। शीर्ष चौड़ा है, यानी अब यहां पर संख्या क्या होगी? उल्टी होगी। कैसे? जहां पर आधार में, और उल्टी संख्या पिरामिड का एग्जाम्पल है वन तंत्र, या आप जंगल वाले क्षेत्र में देख सकते हैं। जैसे एक आपने बहुत बड़ा पेड़ देखा, उस बहुत बड़े पेड़ की संख्या क्या है? एक। अब उस पेड़ पर रहने वाले जो पक्षी हैं उनकी संख्या उस पेड़ की संख्या से ज्यादा है। फिर उस पक्षी पर निर्भर जो जीव जंतु हैं, छोटे छोटे कीड़े मकोड़े हैं, उनकी संख्या पक्षियों की तुलना में और ज्यादा है। और उसके बाद
आप देखिए आगे बढ़ते जाएंगे तो उन कीट मकोड़ों का भक्षण करने वाले जो जीव जंतु हैं उनकी संख्या और ज्यादा है। तो आपने क्या देखा कि जो जंगल वाला पारितंत्र है या जो वन पारितंत्र है वह किसका एग्जाम्पल है? वह एग्जाम्पल है इन्वर्टेड पिरामिड ऑफ नंबर्स का, या संख्या पिरामिड में उल्टी संख्या पिरामिड का। तो उल्टी संख्या पिरामिड का एग्जाम्पल हमने देख लिया क्या है, वनतंत्र, जो जिसका डायग्राम कुछ इस तरह से बनेगा, जिसमें आधार नुकीला होगा, एक पेड़ होगा, इस पर आश्रित जीव जंतु पक्षियों की संख्या पेड़ की तुलना में थोड़ी सी अधिक होगी। इसके बाद इस पर आश्रित जीव जंतुओं की संख्या या द्वितीयक उपभोक्ता, इनकी संख्या क्या होगी? पक्षियों की तुलना में थोड़ा और ज्यादा होगी। और इस तरह जब आप तृतीयक उपभोक्ता की तरफ पहुंचेंगे तो इनकी संख्या थोड़ा और अधिक होगी। और यह क्या है? यह है कौन सा? उल्टा संख्या पिरामिड। उल्टा संख्या पिरामिड, जिसे आप इन्वर्टेड पिरामिड्स ऑफ नंबर या नंबर पिरामिड, इन्वर्टेड नंबर पिरामिड के तौर पर देख सकते हैं। ठीक है, ये तो हमने देखा किसे? पहले पिरामिड के बारे में चर्चा की हमने, यानी हमने देखा किसे? अभी हमने चर्चा की संख्या पिरामिड के बारे में। अब हम बात करते हैं हमारे दूसरे पिरामिड के बारे में, जिसके अंतर्गत हम चर्चा करेंगे जैव भार के आधार पर पिरामिड, यानी जैव भार या बायोमास के आधार पर पिरामिड्स को अब हम देखेंगे। तो जैव भार पर आधारित पिरामिड्स क्या है? जब हम जैव भार पर आधारित पिरामिड की बात कर रहे हैं तो अब पिरामिड पर मौजूद जो जीव जंतुओं की हमने बात की, उन जीव जंतुओं यानी प्राथमिक उत्पादक से लेकर विभिन्न स्तर के उपभोक्ताओं के शुष्क भार को देखा जाएगा। और इसी शुष्क भार के आपसी संबंध को जब हम देखेंगे जिस पिरामिड के माध्यम से, इसे ही जैव भार पिरामिड कहा जाता है। और जैव भार पिरामिड भी ध्यान रखिए 2 प्रकार के होते हैं, सीधा जैव भार पिरामिड और उल्टा जैव भार पिरामिड। और इसमें भी ठीक वही, सीधा जैव भार पिरामिड में आधार चौड़ा और शीर्ष नुकीला होता है, उल्टा जैव भार पिरामिड में आधार नुकीला और शीर्ष चौड़ा होता है। ठीक है, तो अब हम बात करें यदि जैव भार आधारित पिरामिड के बारे में, तो अभी हमने इसके बारे में क्या चर्चा की कि इसके अंतर्गत भी जो प्राथमिक उपभोक्ता है, और माफ कीजिएगा, जो प्राथमिक उत्पादक है और जो विभिन्न स्तरों के उपभोक्ता हैं, इनके बीच में जैव भार को लेकर क्या संबंध है? खास तौर पर जब इनके जैव भार को शुष्क तरीके से मापा जाएगा, या इनको जब इनके स्तर पर, इनके पोषण स्तर पर जो समस्त जीव पाए जाते हैं, इसके पोषण स्तर पर समस्त जीवों के शुष्क भार, ध्यान रखें, शुष्क भार या शुष्क जैव भार के माध्यम से जब हम देखेंगे, इन्हें मापेंगे, तब हम इन्हें किसके अंतर्गत रखेंगे? जैव भार पिरामिड के अंतर्गत रखेंगे। खास बात यहां पर यह है कि इसके अंतर्गत जो समस्त जीव हैं, जितने भी जीव इसके अंतर्गत एकत्रित किए गए हैं, इन सभी के शुष्क भारों को इसके अंतर्गत शामिल किया जाएगा। ध्यान रखें, यानी इनके सभी के जितने भी जीव हैं, इन सभी को एकत्रित करके उनके शुष्क भार का मापन इसके अंतर्गत किया जाता है। अब खास बात यह है कि इस प्रोसेस में इन जीवों के आकार का जो अंतर है, यानी मान लीजिए यहाँ पर पेड़ पौधे, यहाँ पर बहुत छोटे छोटे जीव जंतु हैं, क्योंकि हमने अभी पढ़ा पोषण स्तर में सबसे पहले क्या है? बहुत छोटे छोटे स्तर के जीव जंतु हैं। आपने प्लवक को ले लिया, उसके बाद आप आगे बढ़ते हैं और आपने देखा फिर उससे थोड़ी सी बड़े, फिर उससे थोड़ी बड़े, और फिर अंत में आपने शेर को यदि शामिल किया तो उसका आकार बहुत अधिक बड़ा होगा। या आप तालाब पारितंत्र के बारे में जब चर्चा करेंगे तो आपने देखा होगा तालाब पारितंत्र में कि जो तालाब पारितंत्र में व्हेल है या शार्क है, उसका जो पूरा आकार है वह बहुत बड़ा होगा। और इसके बाद यदि आप दूसरे वाले उपभोक्ता की बात करें तो यहाँ पर छोटी छोटी मछलियां होंगी यहाँ, और छोटी मछलियों का आकार तो व्हेल की तुलना में छोटा होगा। तो आकार से जो यहाँ पर विकृति उत्पन्न होगी, उसे समाप्त करने के लिए क्या लिया गया है? शुष्क जैव भार लिया गया है। यानी जब ये शुष्क हो जाएंगे तब उनसे इस पूरे पिरामिड या पूरे पोषण स्तर पर जितने भी जीव जंतु हैं, इनका समस्त जीव जंतुओं का शुष्क भार इसके अंतर्गत शामिल
किया जाता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो आकार से किस प्रकार, आकार का इसमें किसी भी प्रकार का रोल ना हो, इससे किसी भी प्रकार की विकृति उत्पन्न ना हो, इसलिए इसमें क्या लिया गया है, शुष्क जैव भार लिया गया है, तो ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो इस पे विभिन्न पोषण स्तर के सभी प्रकार के जीवों का मापन किया जाता है। अब बात करें यदि हम इस जैव भार में उल्टा पिरामिड की और सीधे पिरामिड की, तो ये क्या है, सबसे पहली बात यह है बायोमास पिरामिड, है ना। और जब हम बायोमास पिरामिड की बात करेंगे तो बायोमास पिरामिड के अंतर्गत हम चर्चा करेंगे किसके बारे में, इस पिरामिड में हम चर्चा करेंगे कि आखिर सीधा और उल्टा पिरामिड किस तरीके से है। तो देखिए, जब हम बायोमास पिरामिड के बारे में चर्चा करेंगे तो सबसे पहले हम देखते हैं इसका सीधा पिरामिड, ठीक है। तो सीधा बायोमास पिरामिड जिसमें हम देख चुके हैं, जो प्रोड्यूसर होगा यानी जो उत्पादक होगा, इसके एग्जाम्पल के तौर पर आप ले लीजिए स्थलीय पारितंत्र। स्थलीय पारितंत्र में आप जैसे ही आधार से ऊपर की ओर बढ़ेंगे तो आधार का आकार चौड़ा है और शीर्ष का आकार नुकीला है। और इसमें भार को कैसे मापा जाता है, तो ध्यान रखिएगा, इसमें जैसे जैसे आप आधार से शीर्ष की ओर बढ़ेंगे तो ग्राम मीटर स्क्वायर के आधार पर इसे मापा जाता है। तो आपने जब आप चर्चा करेंगे जलीय पारितंत्र के बारे में तो आप इसे ठीक ऐसे ही पाएंगे, यानी इनका जो भार है क्रमशः क्या होगा, अंततः आप देखेंगे सीधे वाले में कम होता जाएगा और उल्टे वाले में और भार बढ़ता जाएगा। तो जब आप सीधा जैव भार पिरामिड देखेंगे तो आप देखेंगे उसमें सबसे पहले जो हमारे पास उत्पादक है, यानी हम स्थलीय पारितंत्र में यदि देखें तो यहाँ पर क्या होंगे, वन। और हमारे यदि हम पारितंत्र की बात करें, स्थलीय पारितंत्र की बात करें, तो हमारे पास वनों की संख्या बहुत अधिक है। तो यहाँ पर वन का यदि हम भार देखें या जैव भार देखें तो वह बहुत अधिक होगा। फिर आप स्थलीय पारितंत्र में ही प्राथमिक उपभोक्ता के लेवल पर पहुंचेंगे तो यहाँ हिरण, खरगोश जैसे जीव जंतु आपको देखने को मिलेंगे जो कि क्या है, शाकाहारी। तो इनका जब आप जैव भार निकालेंगे तो ये वन की तुलना में थोड़ा क्या होगा, कम होगा। फिर आप जब द्वितीयक उपभोक्ता की ओर पहुंचेंगे तो आपको लोमड़ी जैसे जीव जंतु आपको यहाँ द्वितीयक उपभोक्ता के लेवल पर मिलेंगे या आप कह सकते हैं सेकेंडरी कंज्यूमर के लेवल पर मिलेंगे, और इनका जो जैव भार है वह प्राथमिक उपभोक्ता की तुलना में थोड़ा और कम होगा। और जैसे ही आप तृतीयक उपभोक्ता की ओर बढ़ेंगे यानी सबसे ऊपर पहुंचेंगे शीर्ष पर, तो यहाँ पर जो जैव भार है वह और कम होगा, और इसे ही क्या कहा गया है, सीधा जैव भार पिरामिड। उल्टा जैव भार पिरामिड में आप पहुंचे यदि और आप देख रहे हैं कि उल्टा जैव भार पिरामिड में जो शीर्ष है वह चौड़ा है और आपने देखा कि जो आधार है वह क्या है, नुकीला। अब यहाँ पर कैसे देखा जाता है, यहाँ पर देखा जाता है, यहाँ पर हम देखेंगे किसके बारे में, जलीय पारितंत्र के बारे में। तो जलीय पारितंत्र में जो जैव भार है वह उल्टा होता है। जैसे सबसे पहले यदि हम बात करें छोटी छोटी मछलियों का, तो जैव भार यानी आपने देखा बहुत अधिक भार, जैव भार, छोटी छोटी मछलियों का जैव भार यहाँ अधिक होगा, सबसे पहले नीचे वाला पारितंत्र। लेकिन ये बड़ी मछलियों की तुलना में इसका जैव भार छोटा हो जाएगा, माफ कीजिएगा, इनकी संख्या तो बहुत अधिक होगी, यानी छोटी मछलियों की संख्या बहुत अधिक होगी, लेकिन जो इनका जैव भार है वह बड़ी मछलियों की तुलना में क्या होगा, कम होगा, ठीक है। और जैसे ही आप ऊपर की ओर उठते जाएंगे तो क्रमशः जो जैव भार है वह बढ़ता जाएगा, और यहाँ पर जो बड़ी मछलियां हैं, व्हेल्स हैं, इनका जैव भार अधिक होगा। इसलिए ध्यान रखिएगा, इसलिए इस बात को ध्यान रखें, जब हम जलीय पारितंत्र पढ़ते हैं तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, फाइटोप्लैंक्टन। फिर आगे बढ़ेंगे यानी हम जो तालाब या हम कहें समुद्र में पाए जाने वाले जो पादप हैं, सबसे पहले उनकी संख्या होगी, उनकी संख्या, जैव भार यदि मापेंगे उनका तो कम होगा। फिर आप आगे बढ़ेंगे जंतु प्लवक की ओर देखेंगे तो जंतु प्लवक का जैव भार उनकी तुलना में, या जो हमारे पास पहले से प्लवक मौजूद थे उनकी तुलना में जंतु प्लवक का जैव भार थोड़ा ज्यादा होगा। फिर आगे बढ़ेंगे स्मॉल फिशेस जो हैं या छोटी मछलियां हैं, उनका जैव भार थोड़ा और अधिक होगा, और बड़ी मछलियों का जैव भार थोड़ा और अधिक होगा। तो ध्यान रखिए, उल्टा जैव भार पिरामिड और सीधा जैव भार पिरामिड, इनकी क्रमशः एग्जाम्पल की यदि हम बात करें तो जलीय पारितंत्र उल्टा जैव भार पिरामिड है और जो स्थलीय पारितंत्र है वह सीधा जैव भार पिरामिड है। इस तरीके से हमने बात कर ली किसके बारे में, पिरामिड्स के बारे में। कौन से पिरामिड के बारे में, जैव भार पर आधारित पिरामिड के बारे में। और अंत में हम देखेंगे ऊर्जा पिरामिड के बारे में। ऊर्जा पिरामिड या पिरामिड्स ऑफ एनर्जी। जब हम ऊर्जा पिरामिड के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहली और महत्वपूर्ण बात हो जाती है कि हम ये बात सभी जानते हैं कि जब एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर की ओर स्थानांतरण होता है तो यहाँ पर एक निश्चित बिंदु पर आपने देखा होगा कि ऊर्जा निकलती है।
ठीक है, यानी कहीं ना कहीं जब ऊर्जा का स्थानांतरण होता है तो ऊर्जा के स्थानांतरण में ऊर्जा ह्रास भी होता है। ठीक है, और मान लीजिए जैसे ही एक स्टेज से आप दूसरे स्टेज की ओर बढ़ते हैं तो कितने प्रतिशत ऊर्जा पहुंचती है दूसरे स्टेज पर? मात्र 10%। ठीक है, तो इसलिए क्या कहा जाता है कि जैसे ही आप ऊर्जा पिरामिड के बारे में एक और खास बात ध्यान रखें कि ऊर्जा पिरामिड हमेशा क्या होता है? सीधा, हमेशा क्या होता है? सीधा पिरामिड होता है। यानी आप सीधा पिरामिड कैसे बनाते हैं? इस प्रकार से, जिसका आधार चौड़ा होता है और क्रमशः जैसे ही ऊपर की ओर आप बढ़ते जाएंगे तो ऊर्जा का ह्रास होता जाएगा। मान लीजिए कि पृथ्वी पर जो सूर्य की किरणें पहुंचती हैं उससे जो प्राथमिक उत्पादक हैं उनके पास जो एनर्जी है वह मान लीजिए 100% है। तो जैसे ही आप प्राथमिक उपभोक्ता तक पहुंचेंगे तो 10% ऊर्जा का ट्रांसफर हुआ, यहां पर कितने प्रतिशत बचेगा? 10%। और जैसे ही आप और ऊपर की ओर ट्रांसफर हुए तो यहां पर कितना प्रतिशत बचेगा? 1%। और जैसे ही आप आगे वाली ऊर्जा स्तरों पर पहुंचेंगे तो यह प्रतिशत 0.1% हो जाएगा। इस तरीके से जैसे ही आप प्राथमिक उपभोक्ता, माफ कीजिएगा, जैसे ही आप प्राथमिक उत्पादक से प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता और तृतीयक उपभोक्ता की ओर बढ़ेंगे तो ऊर्जा का ह्रास होता जाता है। और ये हमने पढ़ा भी है, जब आपने खाद्य जाल और खाद्य श्रृंखला के बारे में पढ़ा होगा तो उस पर मैंने एक बार डिटेल से यह भी बताया था कि जैसे ही आप एक स्तर पर, चाहे खाद्य श्रृंखला हो या किसी भी प्रकार का पोषण स्तर हो, तो जब आप एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर तक जाते हैं तो हमेशा ऊर्जा का ह्रास होता है। और माफ कीजिएगा, सबसे बड़ी बात इंपॉर्टेंट यह है कि इसमें ऊर्जा के स्थानांतरण के समय क्या होता है? ऊर्जा ह्रास होता है। और यह कब होता है? एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर पर जाने की प्रक्रिया में। ठीक है, तो ऊर्जा पिरामिड के बारे में खास बात क्या है कि यह हमेशा सीधा होता है। और ऊर्जा पिरामिड के बारे में यदि आप देखना चाहें या इससे इंपॉर्टेंट कोई खास बात या एनर्जी पिरामिड के बारे में जब आपसे पूछा जाए तो आप उस पर क्या डायग्राम बना सकते हैं, तो वह डायग्राम यह है। ध्यान रखें, जिसके बारे में मैंने अभी चर्चा भी की कि जो प्राइमरी प्रोड्यूसर हैं या प्राथमिक उत्पादक हैं उनके पास यदि 100% एनर्जी है तो वो क्रमशः 10% करके आगे ऊपर की ओर बढ़ती जाएगी। ठीक है, तो 10% बाद में सेकेंडरी जो कंज्यूमर्स हैं उनके पास 1% पहुंचेगा, थर्ड लेवल पर जो कंज्यूमर्स हैं उनके पास 0.1% पहुंचेगा और फिर सबसे शीर्ष लेवल पर जो कंज्यूमर्स हैं उनके पास 0.01% पहुंचेगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, ये हमने किसके बारे में बात की? हमने बात की ऊर्जा पिरामिड के बारे में। तो ये था कुछ खास महत्वपूर्ण तथ्य जो हमें पिरामिड के बारे में पता होना चाहिए। बड़ी बात यह कि आखिर पिरामिड क्यों पढ़ते हैं, तो हमारे पूरे पारितंत्र में जितने भी पारितंत्र पाए जाते हैं उन सभी पारितंत्रों में व्यवहार कैसा है जीव जंतुओं का, उन जीव जंतुओं की संख्या कैसी है और उन पर ऊर्जा पिरामिड, उनका ऊर्जा लेवल कैसा है, कितनी ऊर्जा वो प्राप्त करते हैं, कितनी ऊर्जा वो खर्च करते हैं, इन सभी की गणना के लिए, इनके बीच में जो संबंध है इन्हें जानने के लिए ही पार्श्व पिरामिड का अध्ययन किया जाता है। पार्श्व पिरामिड के अध्ययन के अनुसार आपको एक और बात समझ में आई होगी कि जैसे ही जीव जंतुओं की संख्या प्रभावित होती है, यानी आपने मान लिया कि शेर की संख्या में कमी आ गई, तो जब शेर की संख्या में कमी आएगी तो आप इस बात से समझ सकते हैं कि जो पूरी खाद्य श्रृंखला है वह पूरी खाद्य श्रृंखला प्रभावित होगी। इसलिए भी पिरामिड्स या इनका अध्ययन हमारे लिए जरूरी है। ठीक है, यदि आप इस पूरे चैनल की वीडियोस इंग्लिश में भी चाहते हैं, क्योंकि अमूमन ऐसे हमने कमेंट्स देखे हैं जिसमें बच्चों ने पूछा है कि हमें इंग्लिश में वीडियो चाहिए, तो ध्यान रखें जो दृष्टि टीचिंग एग्जाम है कि बाइलिंगुअल है, इसमें इंग्लिश और हिंदी दोनों के वीडियो आपको मिल जाएंगे। बस आपको थोड़ा सा सर्च करना पड़ेगा कि इंग्लिश की वीडियोस में कहाँ पर है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया।